आज हमारे बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम आदरणीय श्री हीरालाल जी तम्रकार जी 12 सिवनी से हमारे पास मिलने आए। मेरा सौभाग्य है कि आज उनका दर्शन भी मिला मुझे और उनका आशीर्वाद भी मिला। हमेशा कहा जाता है कि अंग्रेजों का कार्यकाल, वर्तमान कार्यकाल कैसा था, कानून व्यवस्था कैसी थी। आज मैंने जो व्यक्तिगत जो सुना और जाना, तो मैं चाहता हूं कि मैं आप सबके लिए भी आपके मुखारबिंदों से वो चीज़ आप तक भी सुने, तो आने वाले समय में युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा होगी कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है और राजनीति क्या होती है, युवाओं का क्या कर्तव्य होता है। तो सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वर्तमान राजनीति से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बहुत दुखी हूँ मैं। थोड़ा सा विधिवत बताने का कष्ट करिए। देखिए, हमने आज़ादी के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़ाई, आज़ादी मिली, मगर जो हमने सपना सोचा था कि हमारा भारत राम राज्य स्थापित करेगा, लेकिन राम राज्य की जगह आज रावण राज्य जैसे लग रहा है। मैंने स्वयं देखा है 1942 में कि अंग्रेजों का राज में हमने, उस वक्त हमारा देश गुलाम था मगर जनता आज़ाद थी। आज हमारा देश आज़ाद है मगर जनता गुलाम है। मैंने देखा है कि अंग्रेजों के ज़माने में 100% कानून का पालन होता था, लेकिन आज 1% भी कानून का पालन नहीं हो रहा। अंग्रेजों के ज़माने में 1 या 2% भ्रष्टाचार था, आज 200% भ्रष्टाचार है। कोई भी काम बगैर पैसे लिए नहीं होता। उसका एक उदाहरण मैं स्वयं हूँ कि मेरा वाराणसी में एक मकान है, उसकी लीज 2019 में समाप्त हो गई। उस मकान की मेरे जहाँ मैं रहता हूँ टूटा फूटा, उसकी लीज बढ़ाने के लिए मैंने आवेदन 2021 में दिया हुआ है, मगर आज 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, मेरी लीज नहीं हो रही। जब भी अधिकारियों के पास मैं जाता हूँ तो मुझसे कहते हैं कि 10,000 रुपये का खर्च लगेगा। मैं कहता हूँ 10,000 रुपये मैं खर्च देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो पैसा किसी बैंक के जेब में जाने के लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं राष्ट्रभक्त हूँ। वो पैसा अगर शासकीय खजाने में जाता है तो आज 10,000 की जगह मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, मगर अधिकारी लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। बड़ा दुख है। इसी प्रकार से हमारा नवयुवक, आज उनके माता पिता पूरा अपना तन मन धन लुटाकर उसको पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, मगर उसको एक छोटी सी नौकरी नहीं मिलती। वो दोनों तरफ से बर्बाद है। और हमारा नवयुवक इतना भ्रष्ट है कि क्रोध में आकर कहीं वो नशे की तरफ जा रहा है, कहीं अपने चरित्र की तरफ जा रहा है और अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। बहुत दुख है इस प्रकार से। आप ये जो व्यवस्था, आपकी पीड़ा को देश भी भुगत रहा है और हम सब जानते हैं, तो ये मेन कारण क्या है कि ये अराजक व्यवस्था, ये भ्रष्टाचार ये क्यों है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि अराजकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है? इसके लिए क्या उपाय है, क्या सुझाव है? इसका कारण, मेन कारण तो ये है कि हमको जड़ को पकड़ना। आज जो हमारे राजनेता हैं, जो सेवक बन के चुनाव लड़के आने को देखते हैं, क्या आज एक गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। उसको तो नॉमिनेशन करने के लिए पैसा नहीं है। आज एक टिकट के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगती है। जो करोड़ रुपया पार्टी को देता है उसको टिकट मिलती है। और ऐसे लोग जब चुनकर आते हैं आज, तो वो जितना पैसा खर्च करते हैं उससे 14 पैसा और 10 गुना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जितने भी हैं, आज पेपरों के माध्यम से और सब समाचार के माध्यम से लिखता है कि हमारे राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी लोग गए हैं सब भ्रष्ट हैं और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। फिर भी ऐसे लोग जब कर रहे हैं तो क्या देश की सेवा होगी? भ्रष्टाचार उन्हीं के कारण बढ़ रहा है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। रावण था, उसकी सोने की लंका थी, मगर मरने के बाद 2 रत्ती सोना नहीं ले गया। ये भी करोड़ों रुपए कमा के सब यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी भारत माता के लिए बहुत पीड़ा कर रहे हैं।
तो राजनीतिक सुधार के लिए युवाओं को, राजभक्तों को आगे आना होगा। बिल्कुल, जैसे कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उस वक्त, उस वक्त बिल्कुल नवयुवक लोग आके भगत सिंह हुए, 20-25 साल के लिए हुए, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, बिल्कुल नवयुवक ही रहे और अपना भारत माता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं नवयुवकों से प्रार्थना करूंगा कि आप राजनीति में आइए और जैसा कि हमारा प्रण है कि हम सेवक बन के जाएंगे, एक पैसे की हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, एक पैसे की सुविधा नहीं लेंगे, तभी हमारा भारत गर्त में जाते हुए बच सकता है। और ये बहुत बड़ी चुनौती है युवकों के लिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरी 90 साल की उम्र है और मैं तड़प रहा हूँ कि आप मेरे कंधे से कंधा मिला के आगे आइए, मैं आपका साथ दूंगा। लोग मुझे कहते हैं कि दादाजी आप बूढ़े हो गए हैं, मैं उनको ललकार कहता हूँ कि खबरदार जो मुझे बूढ़ा कहा, मैं तो अभी जवान भी नहीं हूँ। कौन कहता है? मैं तो भारत माता का एक छोटा सा बालक हूँ, उनकी गोद में खेलने वाला हूँ। जवानी तो मेरी कोसों दूर है अभी, मैं तो एक बालक हूँ भारत माता का और उसकी सेवा के लिए तन मन धन जीवन अर्पित किया हुआ है। आप सब परम आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तमरकार जी के भावनाओं को आप सब सुन रहे हैं। अभी चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। मैं बड़ा आज भावुक हो रहा हूँ। एक चीज मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यदि कोई राजनेता या कोई राजनीति में आए तो आपने जैसा कहा कि वो पैसे की भाव से ना आए, अगर वैसी घोषणा करता है कि मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा, जनता की सिर्फ सेवा करूँगा, क्योंकि आज विधायक का मानदेय 1.5 लाख 2 लाख है मिनिमम और सारी सुविधाएं हैं, तो यदि ऐसा व्यक्ति आता है आपके बीच में कि वो पैसा नहीं लेगा, कोई सुविधा नहीं लेगा, सिर्फ सेवा करेगा, तो उसके प्रति आपका क्या सहयोग रहेगा? नहीं, ऐसे अगर कोई अपना वचनबद्ध करके आता है कि हम सेवक बन के आएंगे तो उसके लिए तो हम तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों की जरूरत है। आज जितने भी नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के पहले तो सारी कस्में खाते हैं, मगर एक दिन जनता का होता है और बाकी 4.5 साल जो रहता है वो जनता को पीड़ित करने के होता है, वो जनता की कुछ नहीं सकते। आज सबसे बड़ा हमें दुख ये होता है कि मध्य प्रदेश जो कि भारत का एक उदर है, अगर मध्य प्रदेश बलवान हो जाए तो हमारा पूरा भारत का शरीर बलवान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में देखिए आप, बड़ा दुख होता है कि पूरे हिंदुस्तान भर में राज्य परिवहन की बसें चल रही हैं, मगर एक ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक अंग था, यहाँ राज्य परिवहन बंद कर दी गई। और उसका कारण ये है कि जितनी भी राज्य परिवहन है सब नेताओं की है, मिनिस्टरों की है और इससे आदिवासी हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासी रहते हैं। इनका दोहन होता है, रेट जो सरकारी रेट है बस में उससे चौगुना पैसा वसूल करते हैं, कोई टिकट नहीं देते। आपका कहना यह है कि जो शासन की जो जनता के लिए व्यवस्थाएं हैं उसका पूरा का पूरा निजीकरण हो रहा है। जी हाँ, जिससे जनता भी प्रभावित हो रही है, बहुत परेशान है। जी, तो मैं दूसरा निवेदन आपसे ये करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि राजनीति में इस परिस्थिति है, हमारे देश में 10-20% लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि भय भस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जैसा भी हो, कुछ 10-20% लोग तो नेता राष्ट्रभक्त हैं हमारे देश में, जो सिर्फ राष्ट्र के लिए जीते हैं और राष्ट्र के लिए राजनीति में हैं। लेकिन यदि वो 80% लोग भी यदि देश के प्रति सेवा के भाव से अगर है तो देश बहुत अच्छी प्रगति कर सकता है और देश बहुत अच्छे मुकाम पे आ सकता है। और दूसरा निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि देश के जो युवा हैं, जैसा आपने कहा अभी कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति होती है, और जैसा विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस देश के युवा में राष्ट्रभक्ति होगी वह देश कभी गुलाम हो ही नहीं सकता। तो युवाओं के बारे में आपका क्या संदेश है? आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा युवा अगर कोई है तो भारत में है, और अगर ये युवा खड़े हो जाएं और राष्ट्रभक्ति के लिए आगे आ जाएं तो आज जो 20% हमारे अच्छे विचार वाले हैं और 80% वालों को ये भी अपने को बना के कम से कम नहीं तो भी एकदम बाजी पलट कर
80% अच्छे हो जाएंगे और 20% बुरे लोग रह जाएंगे, और इस तरह हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। मतलब सबसे पहले हमको राजनीतिक सुधार ले आना होगा। बहुत सुधार करना बिना है। राजनीतिक सुधार के व्यवस्था का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो सर्वप्रथम हम राजनीतिक सुधार करें। जी हाँ, कोई भी पार्टी आ जाए, जब तक हमारे विचारों में सुधार नहीं होता, उसमें यह है कि चुनाव जो लड़ता है उसके लिए ऐसे लोगों को, अच्छे से अच्छे लोग चुनाव लड़ सके, और अंगूठा छाप ना लड़े, पढ़े लिखे लोग लड़े, आज तो ही हमारा देश में सुधार हो सकता है। एक निवेदन मैं और करना चाहूँगा, सरकार जनता को 5 किलो गेहूं देती है और उस पर उत्साह मनाती है 5 किलो गेहूं दे करके, तो ये देश के लिए कितना प्रभावशाली होगा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को फ्री में देना यानी हमारे राष्ट्र के लिए बेकारी बढ़ाना है। आज जितनी चिंता सरकार इनको फ्री में अनाज दे रही है, साल भर से ज़्यादा हो गया, 80 करोड़ लोगों को दे रही है, अगर इन्हें कोई काम देकर, अगर काम राष्ट्र के उन्नति के काम देकर अगर इनको उसको अनाज देती या कुछ सहायता देती तो देश का भी कल्याण होता, और उनका इस प्रकार से कि जिसको फ्री में अनाज मिल रहा हो वो बेकार हो जाएगा, उसके विचार हो जाएगा। जब फ्री में काम कर, मैं स्वतः और जनता के बीच में मैं वो चीज़ ले आना चाह रहा हूँ कि जो आप संघर्ष के समय में जो आपके अनुभव थे, गोवा का हो गया और सारे जो अनुभव, त्रिपुरी का ये हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है तो आप बताने का कष्ट करें। पहले गोवा का अनुभव, जहाँ जमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथ जो बर्बरता हुई, उनकी आँख फोड़ी गई, वो अनुभव साझा करने का कष्ट करें। तो गोवा की आज़ादी में हम गए थे 15 अगस्त 1955 को, वहाँ पर जमुना प्रसाद शास्त्री जी भी हमारे साथ में थे, और उनके साथ इतनी बर्बरता हुई कि उनकी आंखें वहाँ से समाप्त होकर आई, और इसके बाद उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए रीवा के महाराजा को 2 बार चुनाव में, नेत्रहीन होने के बाद भी उन्होंने चुनाव में 2 बार सांसद का चुनाव जीते और महाराजा रीवा को हराया। और बहुत से साथी थे हमारे, राम भाऊ महाकाल उज्जैन वाले हमारे सामने शहीद हुए वहीं, और मुझे भी बहुत मार पीट के वहाँ से एग्जाम भी मरणासन हालत में आए थे, सिर में चोट लगी, और बाएं पैर की जान में हमारे को बंदूक के सामने जो छुरी लाती थी वो घुसेड़ दिया गया था, एड़ी पे मार के एड़ी हमारी फ्रैक्चर हो गई थी, ये बाएं हाथ की दाहिनी बीच की उंगली मेरी वहाँ फ्रैक्चर हो टूट गई है, अभी भी ये है। तो इस तरह से गोवा में बहुत बर्बरता हुई, और आगे चल के फिर नेहरू जी ने मिलिट्री शासन लगाकर 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद कराया। जमुना प्रसाद शास्त्री जी का जो साथ जो घटना हुई, तो उसके आप प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे? जी हाँ। जमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथ मैं विंध्यवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि विंध्य की धरती में जमुना प्रसाद शास्त्री जी का जन्म हुआ। आदरणीय चर्चाओं के बीच में मैं थोड़ा भावुक हो गया। निश्चित तौर पर आज जमुना प्रसाद शास्त्री जी का जो अस्तित्व होना चाहिए, आज कोई उनके नाम से कोई चौराहा तक नहीं है, कोई चौक नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है, तो निश्चित तौर पे हम भाग्यशाली हैं। और अभी तक जो 75 वर्षों से राजनीति आई, तो पूज्य जमुना प्रसाद शास्त्री जी के लिए हम सबके दिल में सदैव स्थान रहेगा, जो राष्ट्रभक्त हैं। मैं निवेदन करना ये चाहूँगा आपसे, जो वर्तमान की जो कानून व्यवस्था है और अंग्रेजों की जो कानून व्यवस्था थी, उसका अगर दोनों की तुलना की जाए तो आप इसमें क्या पाते हैं? आप अपने अनुभव को साझा करिए। कानून की दृष्टि से अंग्रेज जितने कानून के पालक थे, आज अंग्रेजों से विपरीत होकर बिल्कुल कानून का पालन नहीं हो रहा है। कानून किताबों में रह गया है, कथनी और करनी में बहुत अंतर आ गया है। कथनी कुछ करते हैं, कानून का पालन कुछ नहीं होता। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अधिकारी कानून का उल्लंघन करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के एक कानून है कि 2 व्हीलर में 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते,
आज दरोगा खुद अपनी गाड़ी पे 5-5 लोगों को बिठा के चल रहे हैं। तो कहाँ ये है, एक जनता, एक गरीब देहात में अगर कहीं 3 आदमी बैठता है तो एक पुलिस वाला उसको सीटी बजाकर रोकता है और उसका चालान बना देता है। तो कानून सिर्फ सबके लिए एक समान होना चाहिए। अंग्रेज लोगों के ज़माने में सबके लिए कानून एक बराबर था, आज कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। चलिए, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आज आपके दर्शन मिले मुझको। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सब जनता जनार्दन से, कि आपने सुना कि गोवा में किस प्रकार से आपके साथ घटना घटी, पूज्य जमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथ में किस प्रकार से उनकी दोनों आंखें वहाँ पर फोड़ी गई। ऐसे व्यक्तित्व हमारे रीवा में जिनका जन्म हुआ और आप सिवनी में जन्म आपका हुआ, आज हमारे बीच में है। अब आपने प्रत्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जिन्होंने देश को आजाद कराया, आप उनके विचार सुन रहे हैं। आप वर्तमान राजनीति से काफी दुखी हैं और अगर यदि वर्तमान राजनीति में सुधार नहीं आया तो देश नाम मात्र का आजाद रहेगा। एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा इसी बात के तारतम्य में, क्या आप इस देश को पूर्ण आजाद मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो कहता हूँ ये सब कागजों में सिर्फ आज़ादी दिख रही है और जो हमने रामराज का सपना देखा था वो तो नहीं है। मेरा एक निवेदन है कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बहुत पहले सुन रखा था कि यहाँ हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील साहब जो हमारे देशभक्त और समाज सुधारक हैं, प्रवीण जी पांडे जी, इनसे आज मुलाकात करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज भी कानून के पालन करता और देश की चिंता में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे साथी जो जमुना प्रसाद जी शास्त्री थी, जिनकी आंखें नष्ट कर दी, आंख है तो जहान है, अगर ऐसे लोगों को भारत रत्न देकर उनकी विशालकाय मूर्ति अगर रीवा में लगाई जाए तो ये हमारे देश के लिए 4 चांद होंगे। साथियों, निश्चित तौर पर मन उस समय पर दुखी होता है जब मैं देखता हूं कि अपने देश के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो राजनीति को व्यापार बना लिए। सोचिए, किन संघर्षों के बाद मेरा देश आजाद हुआ और आज एक साधारण व्यक्ति जो कानून का पालन के साथ देश में जीना उसके लिए मुश्किल हो गया। चोरी, डकैती, लूट, रोड में एक्सीडेंट, ये सब व्यवस्था अब आसानी होती जा रही है। तो मैं पुनः परम श्रद्धेय श्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री तंबकार जी को मैं प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज आप आए, आपका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं युवाओं को यही आज के दिन में संदेश देना चाहूंगा कि राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम इसको अपने मन में आत्मसात करें, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत और साहस करें, तभी हम पूर्ण आजाद भारत को पा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।